Hello and welcome to the class of Fundamental of Nursing. We start unit number Bio Vital Sign, and in previous lecture we discussed pulse and temperature, and today our topic is respiration, and this is lecture number 4. So what is respiration? Respiration is the mechanism the body uses to exchange gases between the atmosphere and the blood and the cell. हमारे साथ रिस्पायरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास ये दो गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सेल। एटमॉस्फेयर एंड द ब्लड कहाँ पे होता है? वो लंग्स पे होता है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, एक्सपायर करते हैं। एंड जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके सेल की तरफ जाता है, टिश्यू की तरफ जाता है, वहां पर वो ऑक्सीजन डिलीवर करके कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ अटैच करके फिर वापस लंग्स में आके कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर लेता है। इसमें हमारे साथ वेंटिलेशन होता है, डिफ्यूजन होता है एंड परफ्यूजन होता है। वेंटिलेशन में क्या होता है? जो इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन हम करते हैं, गैसेस को इन करते हैं, आउट करते हैं बिटवीन द लंग्स एंड द एनवायरनमेंट, इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन में हमारे साथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोमेंट होता है बिटवीन द एल्विलाई ऑफ द लंग एंड द रेड ब्लड सेल, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। एंड परफ्यूजन में क्या होता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड ब्लड सेल टू एंड फ्रॉम द कैपिलरी। कैपिलरी में जो रेड ब्लड सेल का आरबीसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम परफ्यूजन कहते हैं। फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, किस तरह से रिस्पायरेशन हमारे सिस्टम में कंट्रोल होता है? हमारे ब्रेन में एक रिस्पायरेटरी सेंटर है जिसे हम मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। ये हमारी पूरी रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है और हम आसानी से स्मूथली ब्रीथिंग कर पाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और हम ब्रीथिंग कर रहे होते हैं, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम चल रहा होता है। और जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है एडल्ट का, वो 12 टू 20 टाइम्स पर मिनट है। वेंटिलेशन हमारे साथ तीन चीज़ों से रेगुलेट होता है। एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन एंड तीसरा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीच से कंट्रोल होता है। और उसमें सबसे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाता है तो जो ब्रेन में हमारे साथ रेस्पिरेटरी सेंटर है वो क्या करता है? ब्रीथिंग को इंक्रीज करता है, ब्रीथिंग का जो डेप्थ है वो इंक्रीज करता है ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर सकें। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, एक है हमारे साथ इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, जब हम ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लेके जाते हैं, ये हमारे साथ एक्टिव प्रोसेस है, उस पर एनर्जी खर्च होती है। दूसरा है एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन, ये हमारे साथ पैसिव प्रोसेस है जिसपे हमारा एनर्जी ज़ाया नहीं होता। एंड तीसरा है पॉज। इन दोनों के दरमियान जो थोड़ा सा वक्फा होता है, पॉज होता है, जिस टाइम पर इंस्पायरेशन नहीं होती उसको हम पॉज कहते हैं। इंस्पायरेशन हमारे साथ क्या किस तरह से परफॉर्म होता है? ड्यूरिंग दिस फेज द रेस्पिरेटरी सेंटर sends impulses along the phrenic nerve causing the diaphragm to contract। जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो क्या करता है? इम्पल्स सिग्नल भेजता है फ्रीनिक नर्व को, जो कि डायफ्राम को कंट्रैक्ट करता है। और जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो पीछे की तरफ डाउनवर्ड चले जाते हैं एंड फॉरवर्ड आ जाते हैं, जो कि क्या करता है? हमारे लंग्स के लिए स्पेस ज़्यादा बचता है चेस्ट कैविटी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हम
इनहेल कर सके। डायफ्राम हमारे साथ अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर जो है ना मूव करता है पीछे की तरफ, और हम एक रिस्पायरेशन में कितना एयर इनहेल करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर, 500 ml। और उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। एक्सपायरेशन में क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम है वो रिलैक्स होता है, और जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। द थोरेसिक साइज डिक्रीज, ताकि लंग्स हमारे साथ कंप्रेस हो जाए और हम बाहर की तरफ CO2 एक्सहेल कर सकें। स्टर्नम एंड रिब्स हमारे साथ इनवर्ड की तरफ चले जाते हैं ताकि लंग्स को कंप्रेस कर सकें। एंड पास मीन द रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हम पास कहते हैं। एंड यूपनिया, जो नॉर्मल ब्रीथिंग है हमारा, नॉर्मल रेट एंड डेप्थ होता है ब्रीथिंग का, इसको हम यूपनिया कहते हैं। हमारे साथ टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग है। जो एडल्ट होता है वो अपने चेस्ट के जरिए, थोरेसिक के जरिए ब्रीथिंग करता है। अगर आप ऑब्जर्व करें किसी एडल्ट पर्सन को, तो आप उसकी चेस्ट मूवमेंट को देखें तो उसकी चेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होगी। लेकिन अगर आप किसी बच्चे की ब्रीथिंग को चेक करना चाहते हैं कि कितना ब्रीथ पर मिनट कर रहा है ऑब्जर्वेशन के जरिए, तो आप उसकी एब्डामन को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि बच्चा एब्डामन के जरिए सांस लेता है। अब कौन कौन सी चीजें हमारी इंस्पायरेशन को अफेक्ट करते हैं उसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे साथ है बॉडी पोजीशन, एक्सरसाइज पैटर्न, एक्यूट पेन, मेडिकेशन, स्मोकिंग, हेमोग्लोबिन फंक्शन, एंजाइटी, एब्डोमिनल ट्रॉमा एंड न्यूरोलॉजिकल सर्जरी। नेक्स्ट हमारे साथ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेशन। हमारा रिस्पायरेटरी रेट कितना है, रिथम क्या है, डिप एंड क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रीथिंग क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। रिस्पायरेटरी रेट हमारे साथ डिफरेंट होता है डिफरेंट एज ग्रुप में। अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्पायरेटरी रेट है 30 to 50 बीट पर मिनट। अगर 1 से 2 साल की बच्ची की हम बात करें तो 20 to 30 बीट पर मिनट हमारे साथ नॉर्मल है। 3 to 8 ईयर हमारे साथ 18 to 26, 9 to 11 ईयर 16 to 22, एंड जो एडल्ट होते हैं हमारे साथ, और 12 to 20 बीट पर मिनट हमारे साथ नॉर्मल है। नेक्स्ट हमारे साथ है रिस्पायरेटरी रेट। ये हमारे साथ 3 टाइप का है, टेकेपनिया, ब्रेडिपनिया, एपनिया। टेकेपनिया में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बंदा 30 सांस लेता है, क्विकली शैलो ब्रीथ करता है, इसको हम टेकेपनिया कहते हैं। ब्रेडिपनिया मीन एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग है पेशेंट का किसी पैथोलॉजी की वजह से। और एपनिया मीन सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, जब बंदा सांस ना ले रहा हो उसको हम एपनिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से, इसको आपने याद करना है। नेक्स्ट हमारे साथ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी रिथम। रिथम को हम चेक करते हैं कि आया पेशेंट जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर रहा है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, उनमें स्पेस इक्वल है या नहीं, तो उसको हम रिथम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है रिस्पायरेटरी डेप्थ। हमारे साथ शैलो ब्रीथिंग है, डीप ब्रीथिंग है, पेशेंट शॉक में है, सीवियर पेन में है, उसमें हमारे साथ रिस्पायरेटरी डेप्थ में चेंजेस आती रहती हैं। हाइपर वेंटिलेशन में हमारे साथ डीप एंड रैपिड रिस्पायरेशन होता है, जबकि हाइपर वेंटिलेशन में शैलो एंड स्लो रिस्पायरेशन होता है। जब बंदा कम सांसें ले रहा हो आहिस्ता आहिस्ता से, हाइपर वेंटिलेशन मीन जब बंदा एक्सरसाइज करे, कोई बीमारी हो, COPD हो, मुख्तलिफ पैथोलॉजी हो, उसमें हाइपर वेंटिलेशन होता है। फिर नेक्स्ट हमारे साथ है रिस्पायरेशन क्वालिटी, कि हमारे साथ रिस्पायरेशन पैटर्न कैसा है, नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, उनकी क्वालिटी कितनी है।
एडिक्वेट ऑक्सीजन वो इनहेल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, जो CO2 वो एक्सहेल कर रहा है प्रॉपर उसकी लंग से एक्सहेलेशन होती है या नहीं होती। उसमें हमारे साथ दो चीजें हैं, डिस्पनिया एंड ऑर्थोपनिया। डिस्पनिया में क्या होता है, डिफिकल्ट लेबर ब्रीथिंग होती है पेशेंट को, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा होता, फिर हम पेशेंट को ऑक्सीजन पे लेके जाते हैं, उनको फुल ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीजन मास्क लगा के। ऑर्थोपनिया में क्या होता है, जब पेशेंट सिटिंग या स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तब तो प्रॉपर सांस ले रहा है, उसे कोई डिफिकल्टी नहीं होती, उसका जो ऑक्सीजन सिचुएशन है वो नॉर्मल होता है अबव 90। लेकिन जब वो लेटता है, सुपाइन पोजीशन में चला जाता है, तो फिर उसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी कास हो जाती है। जो ब्रीथ साउंड होता है, अगर हम नॉर्मल रिस्पायरेशन की बात करें तो उससे कोई साउंड हमें फील नहीं होता अगर हम उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ सर्टेन डिजीज या इलनेसेस में इरेगुलर रिस्पायरेटरी साउंड हमें फील हो सकती है। अगर हम एबनॉर्मल साउंड की बात करें, ब्रेथ साउंड की बात करें, तो कुछ हमारे साथ स्टडर है, क्रैकल होते हैं, रॉन्ग की वीज या चाइनीज स्ट्रोक ब्रीथिंग। अगर हम स्टडर की बात करें, ये हमारे साथ एक श्रिल हार्श साउंड होता है, जब बंदा रिस्पायरेशन करता है तो हमें हार्श साउंड फील होता है। और ये कब होता है, मेकर विन देयर इज एन एयरवे ब्लॉकेज, अगर कोई एयरवे ब्लॉकेज है, बच्चों ने कोई चीज निगल ली है, लेरेंजियल जो लेरेंजियल ट्रैक है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर क्या होता है, हमें स्टडर साउंड सुनाई देता है। स्टडर सर्टोरियस ब्रीथिंग, नॉइसी ब्रीथिंग आपको सुनाई दे रही होती है, उसमें क्या होता है, स्नोरिंग करता है पेशेंट, उसमें भी हमारे साथ डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है। क्रैकल आल्सो कॉल्ड रेल्स, इसमें क्रैकलिंग साउंड होती है, जैसे कोई टिश्यू पेपर को आप क्रैश करते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द एयरवे, जब एयरवे में हमारे साथ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए तो कोई क्रैकलिंग साउंड हमें सुनाई देता है। नेक्स्ट हमारे साथ है रोंकी। रोंकी मीन रेटलिंग और विस्लिंग साउंड, जब कोई सीटी बजाता है इस तरह का साउंड हमें सुनाई देता है जब बंदा इंस्पायरेशन करता है। तो जब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो, निमोनिया हो, COPD हो या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, तो उसमें ये साउंड हमें फील हो सकता है। वी साउंड सिमिलर टू रोंकी है, लेकिन पिच में थोड़ा सा हाई होता है, ये हमें बहुत ज्यादा सुनाई देता है। उसमें अगर किसी पेशेंट को सिवियरली नैरो एयरवे है या ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे है या अस्थमा है, COPD है, तो उसमें हमें भी साउंड सुनाई देती है। COPD मीन कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जो कि एक सीवियर लंग इन्फेक्शन है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। चाइनीज स्ट्रोक ब्रीथिंग, इरेगुलर ब्रीथिंग होता है, उसमें कभी स्लो होता है, कभी पास होता है पेशेंट को, कभी डीपर में चला जाता है और कभी स्टॉप हो जाता है ब्रीथिंग। इसमें किस वजह से ये होता है, ब्रेन ट्यूमर में होता है, स्ट्रोक आ जाता है या ब्रेन इंजरी हो जाता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, उसमें हमें चाइनीज स्ट्रोक ब्रीथिंग फील होता है। मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसको फिर देख ले कि किस तरह से ये साउंड हमें सुनाई देते हैं, और रिस्पायरेटरी साउंड के हवाले से वो वीडियो होगी। इंशाल्लाह इन साउंड को फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और वहां पे मैं आपको ये साउंड सुनाई भी दूंगा, ठीक है। असेसमेंट ऑफ रिस्पायरेटरी रेट, यूपनिया जो हमारे साथ नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है 12 to 20 पर मिनट, इसको हम यूपनिया कहते हैं। वेंटिलेटरी डिप, जब आप डीप रिस्पायरेशन लेते हैं, फुल एक्सपेंशन ऑफ द लंग करते हैं एंड फुल एक्सहेलेशन करते हैं, फुल इनहेलेशन करते हैं, इसको हम वेंटिलेटरी डिप कहते हैं। वेंटिलेटरी डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन, इसमें क्या होता है, जब द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन कैन बी इवैल्यूएटेड बाय measuring the oxygen saturation of the blood, color of the skin and capillary ripple,
हम ऑक्सीजन सिचुएशन जो प्रोब लगाते हैं उसमें हमें पता चलता है कि अब डिफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपर चल रहा है लंग्स में, CO2 बाहर आ रहा है लंग्स से। तो इट्स मीन हमारे साथ जो अगर 90 से अबोव है उसका सिचुएशन, तो इट्स मीन डिफ्यूजन एंड परफ्यूजन प्रॉपर हो रहा है। स्किन कलर को आप चेक करते हैं कि पेलनेस तो नहीं है एक्सट्रीमिटी में, प्रॉपर जो एक्सट्रीमिटीज है, हैंड है, पीठ है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच रहा है। कैपिलरी रिपेल क्या है? जब आप स्किन को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और फिर डायरेक्टली छोड़ देते हैं, सॉरी, कैपिलरी रिपेल जो है ना, जब आप किसी पेशेंट की नाखून को दबाते हैं, प्रेस करते हैं 5 to 10 सेकंड के लिए, और जब आप उसको रिलीज कर देते हैं तो उसमें ब्लड फ्लो कितना जल्दी आता है। अगर 2 to 3 सेकंड में ब्लड फ्लो वापस आ जाता है तो उसमें कैपिलरी रिपेल हमारे साथ नॉर्मल है, ऑक्सीजन नॉर्मल है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की नेल को, नाखून को प्रेस करते हैं 10 सेकंड के लिए, डायरेक्टली छोड़ देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि अब ब्लड फ्लो वापस आ रहा है 2 to 3 सेकंड में, इट्स मीन नॉर्मल कैपिलरी रेट है। नेक्स्ट हमारे साथ है अल्टरेशन इन इंस्पायरेशन। एपनिया मीन एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, यूपनिया मीन नॉर्मल ब्रीथिंग, ऑर्थोपनिया ओनली एबल टू ब्रीथ कंफर्टेबल इन अपराइट पोजीशन। जब आप किसी पेशेंट को बिठाते हो, खड़ा करते हो, तो उसकी ब्रीथिंग नॉर्मल होती है, अदरवाइज सो अगर आप उसको सुपाइन पोजीशन में ले जाते हैं तो प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर सकता। डिसिप्निया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेरोक्सिमल नॉक्चर्नल डिसपनिया, जब बंदे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आ जाती है ड्यूरिंग स्लीप और वो नींद से जल्दी उठ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल नॉक्चर्नल डिसपनिया। हाइपर एपनिया, जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है, इसको हम हाइपर एपनिया कहते हैं, या उसका जो डिप होता है वो उसमें इंक्रीज आ जाता है। टेकेपनिया, जब हमारे साथ रिस्पायरेटरी रेट की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाता है, उसको हम टेकेपनिया कहते हैं। एंड ब्रेडिपनिया मीन जब रिस्पायरेटरी रेट लोअर देन नॉर्मल पे जाता है, इसको हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। एडल्ट में अगर हम बात करें 20 से अगर अबोव पेशेंट ब्रीथ हर मिनट ले रहा है तो इट्स मीन टेकेपनिया है। और ब्रेडिपनिया मीन जब कोई पेशेंट 12 या 10 ब्रीथ पर मिनट से कम पे आ जाता है तो उसको हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है हाइपर वेंटिलेशन, इंक्रीज रेट और डिप और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। जब हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम की रेट एंड डिप इंक्रीज हो जाता है तो इट्स मीन हाइपर वेंटिलेशन। एंड हाइपर वेंटिलेशन इसका ऑपोजिट है, हमारे साथ रिस्पायरेटरी रेट एंड डिप कम हो जाता है। कॉस्मोल रिस्पायरेशन हमारे साथ जो डीके में होता है, हमारे साथ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या किडनी फेलियर में आता है, या किसी का क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसमें का स्मूथ रिस्पायरेशन होता है, पेशेंट लेबर ब्रीथिंग करता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है उस पेशेंट को, डीप होता है उसका ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होता है, जब उसका CO2 लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो बाइकार्ब है उनमें इंक्रीजमेंट आ जाती है, तो उसमें हमारे साथ कॉस्मोल रिस्पायरेशन होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड प्रेशर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वाइटल साइन जो है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।